अक्टूबर 2019 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग यून ने दुनिया के सबसे पहले तैरने वाले होटल को डिमोलिश करने का फैसला सुना दिया। ये होटल उस वक्त नॉर्थ कोरिया के साहिलों पर डॉक्ड था। करंटली ये होटल एक साउथ कोरियन कंपनी की मिल्कियत था, जिसने ये होटल एक जापानीज कंपनी से खरीदा था। ये होटल वियतनाम में इंस्टेंट हिट साबित हुआ था। बुनियादी तौर पर ये होटल बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के साहिलों के लिए। ये डिजाइन हुआ था स्वीडन के अंदर और ये होटल बनाया गया था सिंगापुर में। इस होटल ने इन टोटल 14,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। इसने कई तरह की कुदरती आफात देखी और एंड के ऊपर इस होटल को गिरा दिया गया। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दुनिया के सबसे पहले फ्लोटिंग होटल, यानी कि दुनिया के सबसे पहले पानियों पर तैरने वाले होटल की कहानी। ये कहानी बेहद दिलचस्प है, सो इस कहानी का पूरा मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 में टाउन्सविल के बानी डग और इसके बेटे पीटर ने यह फैसला किया कि वो अपने शहर को एक नई इनोवेशन देंगे। ये इनोवेशन यूनिक भी होगी, खूबसूरत भी होगी और इसका फायदा ये होगा कि इनके शहर में टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे। टाउन्सविल के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह बात बता दूं कि ये शहर ऑस्ट्रेलिया के अंदर द ग्रेट बैरियर रीफ के किनारे पर आबाद है। द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। साफ, शफाफ, खूबसूरत पानी, इंतहाई यूनिक और खूबसूरत किस्म की समुद्री लाइफ, ये द ग्रेट बैरियर रीफ की सबसे बड़ी पहचान है। इसी वजह से द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की बड़ी और मेजर किस्म की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस जगह का रुख करते हैं। अपने शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए डग का पहला प्लान ये था कि द ग्रेट बैरियर रीफ के साहिलों के ऊपर 3 क्रूज शिप्स को एक साथ खड़ा कर दिया जाए। टूरिस्ट को इन शिप्स की सैर करवाई जाए और इस सैर की मद में टूरिस्ट से पैसा कमाया जाए। डग का ये पहला प्लान कुछ खास नहीं था, इसमें काफी ज्यादा फ्लॉज थे। इस वजह से इस प्लान को फौरन से कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कुछ अरसे बाद डग अपना दूसरा प्लान लेकर सामने आया। ये प्लान काफी ज्यादा डिफरेंट था, यूनिक था और दुनिया के लिए आई कैचिंग तो था ही। ये प्लान था दुनिया का सबसे पहला फ्लोटिंग होटल बनाने का। समुद्र के पानियों में तैरने वाला दुनिया का सबसे पहला होटल। इस होटल के डिजाइन के बारे में ये सोचा गया कि ये होटल 90 मीटर्स लंबा होगा, ये 7 स्टोरीज टॉल होगा, यानी कि ये होटल 7 मंजिला होगा और इसकी चौड़ाई को जरा कम रखा जाएगा। बहरी जहाजों की तरह समुद्र के पानी के ऊपर ये होटल खुद से प्रोपेल नहीं करेगा। इंस्टेड ये होटल पानी के ऊपर स्टैटिक कंडीशन में तैरता रहेगा और अगर कभी इस होटल को एक जगह से समुद्र के पानियों में किसी दूसरी जगह के ऊपर मूव करना पड़ा तो इस काम के लिए कैरियर शिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 1987 में एक स्वीडिश कंपनी ने इस होटल का डिजाइन तैयार किया और उसके बाद इसी साल सिंगापुर की एक कंपनी ने इस होटल को बनाना शुरू कर दिया। उन सालों में इस होटल को बनाने में टोटल रकम खर्च हुई $20 मिलियन। सिंगापुर में जैसे ही इस होटल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई तो इसे कैरियर शिप्स की मदद से सिंगापुर से सीधा लेकर जाया गया ऑस्ट्रेलिया। सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया तक का ये समुद्री सफर 4000 माइल्स पर मुश्तमिल था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के ऊपर इस होटल को मुख्तलिफ एंकर्स की मदद से समुद्र के पानियों पर स्टैटिक हालत में खड़ा कर दिया गया। इस होटल को नाम दिया गया 4 सीजन्स ग्रेट बैरियर रीफ रिजॉर्ट। इस होटल को ये नाम दिया गया इसके 2 मेजर पार्टनर्स के पीछे, पहला 4 सीजन्स और दूसरा ग्रेट बैरियर रीफ होल्डिंग्स लिमिटेड। ये होटल टाउन्सविल से 70 किलोमीटर समुद्र के पानियों के अंदर खड़ा किया गया। इस होटल को जब दूर से देखा जाता था तो ऐसे लगता था कि समुद्र के पानियों के बीचों बीच किसी ने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी हो। टूरिस्ट अट्रैक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस होटल को हर किस्म की लग्जरी से मालामाल रखा गया। इस होटल में 200 फुली फर्निश्ड लेविश्ड किस्म के रूम्स थे। इसके अलावा एक ग्लोइंग नियॉन नाइट क्लब था, डिस्कोस, बार्स, जिम, सोना, एक अदद लाइब्रेरी, 100 सीट्स का एक मूवी थिएटर, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और एक हेलीपैड भी इस होटल के अंदर मौजूद था। इस होटल का अपना एक आउटडोर फ्लोटिंग टेनिस कोर्ट था। चारों तरफ से पानी में घिरे होने के बावजूद इस होटल का अपना एक फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल भी था। इस होटल की अपनी एक सबमरीन सर्विस भी थी जो कि टूरिस्ट इस्तेमाल
इस्तेमाल करते थे अंडर वाटर एक्टिविटीज के लिए। इस होटल में एक ऐसी जगह खास तौर पर तैयार की गई जहां पर लोग खड़े होकर डायरेक्ट समुद्र के पानियों में जंप किया करते थे। होटल के अंदर नीचे के हिस्से में एक ऐसी भी खास जगह तैयार की गई जो कि मुकम्मल तौर पर अंडर वाटर थी। यह जगह उन लोगों के लिए बनाई गई जो कि होटल छोड़ना भी नहीं चाहते थे और समुद्र के पानियों के नीचे मौजूद नजारों का मजा भी लेना चाहते थे। फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये होटल हर तरह की एक्टिविटी के लिए बेहद मौजूद था। द ग्रेट बैरियर रीफ की समुद्री लाइफ वैसे ही बेहद खूबसूरत है। कोरल फिशेस का एक बहुत बड़ा नंबर समुद्र के पानियों के नीचे यहाँ पर आपको नजर आता है। इसके अलावा ब्लू स्टार फिश, शार्क्स और दीगर कई खूबसूरत किस्म की मछलियाँ इस जगह की खासियत हैं। इस होटल में आने वाले इस समुद्री लाइफ का फुल टाइम मजा उठाते थे, देखने का भी और शिकार करने का भी। इस होटल के अंदर 2 स्पेशल किस्म के रेस्टोरेंट्स भी मौजूद थे। इन दोनों रेस्टोरेंट्स की ज्यादातर डिशेस फिश रिलेटेड ही थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब दोस्तों सामने सामने तो, या जिसे हम कहते हैं ऑन पेपर, ये होटल अपनी मिसाल आप ही था। ये एक शानदार किस्म का प्रोजेक्ट था, लेकिन असल बात ये है कि इस होटल की हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। इस होटल को पहले दिन से ही काफी ज्यादा मसाइल का सामना था। सिंगापुर की वो कंपनी जिसने इस होटल को तैयार किया था, उसका होटल के मालिकों के साथ एक डिस्प्यूट चला और इस डिस्प्यूट की वजह से होटल की कंस्ट्रक्शन में 6 महीने का डिले आ गया। 6 महीने के डिले के बाद जब ये होटल ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पर पहुंचा तो उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के साहिलों को चार्ली नाम के एक समुद्री तूफान ने आकर हिट किया। इस होटल को ऑस्ट्रेलिया आते साथ ही 60 माइल्स पर घंटा की स्पीड से चलने वाली समुद्री हवाओं का सामना करना पड़ गया। इस समुद्री तूफान की वजह से इस होटल को कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस समुद्री तूफान की वजह से होटल की ओपनिंग डिले हो गई। ये होटल जाकर ओपन हुआ मार्च 1988 में। तब तक होटल की ओपनिंग डिले होने की वजह से होटल के मालिकों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका था। खैर जैसे तैसे करके ये होटल ओपन हुआ तो इसकी ओपनिंग काफी ज्यादा शानदार थी। होटल के ओपन होते साथ ही 85% ऑफ द होटल बुक हो गया। होटल के एक रूम की अकोमोडेशन रेट या ऑक्यूपेंसी आप जो भी कह ले वो $500 से लेकर मैक्सिमम $1100 तक थी। जाहिर सी बात है ये रेट काफी ज्यादा हाई था। अकोमोडेशन का ये हाई रेट इस वजह से था कि इस होटल की ऑपरेटिंग सर्विसेज काफी ज्यादा महंगी थी। इस होटल का जितना भी कचरा या कूड़ कबाड़ था, वेस्ट मटेरियल था, उसे होटल से उठाकर पहले खुश्की पर लेकर जाया जाता था और खुश्की पर जाकर उस तमाम वेस्ट मटेरियल को डंप किया जाता था। सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ही डंप करने पर इस होटल का काफी ज्यादा खर्चा आ जाता था। एनवायरमेंटल लॉज को मद्देनजर रखना इस होटल के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। सिर्फ अवाम नास की तफरीह के लिए ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ये नहीं कर सकती थी कि होटल वालों को खुली छूट दे देती कि वो समुद्री लाइफ के साथ जो मर्जी करते फिरें। इस लॉ के तहत भी इस होटल का काफी बड़ा खर्चा हो जाया करता था। इस होटल की बेसमेंट में काफी बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए थे। इनमें स्वेज ट्रीटमेंट मशीनरी, इंसिनरेटर्स, डीजल जनरेटर्स, ह्यूज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक डीसैलिनेशन प्लांट जो कि समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करता था और एक रिपेयर शॉप इस बेसमेंट के अंदर मौजूद थी। इसके अलावा इस होटल में एक ऐसी लैब भी थी जहां पर मरीन रिसर्चर्स अपना काम किया करते थे। लोगों को टाउन्सविल के साहिल से उठाकर इस होटल तक स्पेशल सी टैक्सीज के थ्रू लाया जाता था। ये ट्रिप टूरिस्ट को कॉस्ट करता था $120 का। जो लोग जरा ज्यादा अमीर थे वो साहिल से इस होटल तक थ्रू हेलीकॉप्टर जाया करते थे। सी टैक्सी का ट्रिप साहिल से इस होटल तक का 90 मिनट्स का बनता था। हेलीकॉप्टर पर ये ट्रिप बनता था सिर्फ 20 मिनट्स का। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हेलीकॉप्टर का ट्रिप पड़ता था $325 का। कई मर्तबा खराब मौसम की वजह से ना तो सी टैक्सी सर्विस चला करती थी और ना ही हेलीकॉप्टर्स। खराब मौसम की वजह से टूरिस्ट कई मर्तबा अपनी होटल में रिजर्वेशंस को भी कैंसिल करवा दिया करते थे। 1988 में इस होटल के अंडर इस्तेमाल होने वाली एक सी टैक्सी में आग लग गई थी। इस टैक्सी में आग लगने की वजह से कई लोग काफी ज्यादा शदीद जख्मी हुए थे। होटल के अतराफ में कोरल फिश के नंबर्स में भी काफी ज्यादा कमी वाक़या हो चुकी थी। पिछले 5 सालों में इस जगह पर लोगों ने इस मछली का बेतहाशा शिकार किया था। एक तो इस वजह से इस मछली का नंबर कम हो चुका था इस एरिया में, और रही सही कसर स्टार फिश ने आकर पूरी कर दी। होटल में आने वाले टूरिस्ट को पानी के नीचे
नीचे कोरल फिश कम नजर आया करती थी और स्टार फिश ज्यादा। इसके अलावा होटल में आने वाले टूरिस्ट को ये भी प्रॉब्लम थी कि इस होटल के अंदर लाइव एंटरटेनमेंट बराए नाम ही है। होटल का जो अपना स्विमिंग पूल था, जो कि इसकी मेन अट्रैक्शंस में से एक था, वो ऑलरेडी एक साइक्लोन की नजर हो चुका था और इस साइक्लोन ने स्विमिंग पूल को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया था। होटल के मालिकान ने उसके बाद इस स्विमिंग पूल को दोबारा से बनाया ही नहीं था। इन तमाम बातों की वजह से इस होटल की रेपुटेशन दिन ब दिन कम हो रही थी और फिर इस होटल के नीचे से निकल आया वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाला असलहा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये असलहा इस जगह के ऊपर डंप किया गया था। हुआ ये कि होटल के ही कुछ टूरिस्ट इस जगह के ऊपर स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। साल था 1988 और इन स्कूबा डाइवर्स को 100 टन वजनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये एम्यूनेशन मिल गया। इस एम्यूनेशन में एंटी टैंक मिसाइल्स तक मौजूद थे। स्कूबा डाइवर्स के हाथ जिस जगह के ऊपर ये एम्यूनेशन लगा, ये जगह इस होटल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी। ऑस्ट्रेलियन नेवी तक ये खबर पहुंची और उन्होंने इस जगह के ऊपर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इस होटल को ग्रीन सिग्नल तो दे दिया था कि ये एम्यूनेशन होटल से इतना दूर है कि ये होटल को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेवी की ये यकीन दहानी कराने के बावजूद एक आम टूरिस्ट के दिल से ये डर नहीं निकल सका कि वो जिस होटल में छुट्टियां गुजारने आ रहा है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 100 टन वजनी असलहा के ऊपर तैर रहा है। इस एम्यूनेशन वाली बात ने तो इस होटल को एक परमानेंट डेंट डाल दिया। इस खबर के मार्केट में आने के बाद होटल की इंतजामिया ने होटल के रेट्स को मजीद गिरा दिया जस्ट टू मेक श्योर के टूरिस्ट होटल की तरफ आते रहें। इस होटल ने $130 में डबल रूम देना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। होटल के पार्टनर्स में झगड़े शुरू हो गए, होटल की मार्केटिंग इंतहाई पुअर की गई और होटल की अपनी पुअर मैनेजमेंट। इन सब बातों की वजह से इस होटल में आने वाले कस्टमर्स का नंबर कम होता चला गया। इस जगह के ऊपर अपने आखिरी कुछ महीनों में तो इस होटल की ऑक्यूपेंसी 20 से 25% पर आ गिरी थी। 1989 में इस होटल के मालिकान ने होटल को एक जापानीज कंपनी को बेच दिया। होटल का ये सौदा हो गया ओपनिंग के 1 साल के अंदर अंदर। जापानीज कंपनी इस होटल को उठाकर ले गई वियतनाम। इस होटल को जाकर फ्लोट किया गया वियतनाम के हुचिमिन सिटी में। वियतनाम में ताजा ताजा जंग खत्म हुई थी और एक टूरिस्ट बूम आया हुआ था। होचिमिन शहर में आने वाले अमीर टूरिस्ट के लिए लग्जोरियस किस्म का कोई होटल मौजूद नहीं था जहां पर ये अमीर लोग आकर स्टे कर सकते। इन अमीरजादों के लिए ये फ्लोटिंग होटल किसी नेमत से कम नहीं था। इस होटल ने ऑस्ट्रेलिया से वियतनाम के होचिमिन सिटी तक का जो सफर तय किया वो 5000 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। 1989 में ये होटल वियतनाम के हुचिमिन सिटी पहुंच गया। इसे डॉक किया गया साइगोन रिवर के ऊपर। इस फ्लोटिंग होटल को रेनोवेट किया गया और इसका नाम रखा गया साइगोन फ्लोटिंग होटल। इस होटल को जो लुक दी गई थी वो लोकल हिसाब किताब में दी गई थी। वियतनाम के अंदर ये होटल एक इंस्टेंट हिट साबित हुआ। ये टूरिस्ट को हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, एंटरटेनमेंट देता था। इस होटल में एम्प्लॉइज की तादाद 400 थी, तो टूरिस्ट इस होटल से काफी ज्यादा खुश थे। 1995 में ये होटल एक रूम का पर नाइट चार्ज किया करता था $325। उस जमाने में वियतनाम के अंदर एक एवरेज वियतनामीज की पर ईयर की इनकम $350 से नीचे थी। 9 साल तक इस होटल ने वियतनाम की टूरिस्ट इंडस्ट्री पर अपना राज कायम किए रखा। उसके बाद फिर कंपटीशन बढ़ गया। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होटल्स को रेनोवेट किया जाने लगा। लुक्रेटिव कंपनीज ने आकर वियतनाम के अंदर अपने होटल्स को बनाना शुरू कर दिया और इस कंपटीशन की वजह से साइगोन फ्लोटिंग होटल की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। इस होटल के मालिकान ने पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आता देखकर इस होटल को एक साउथ कोरियन कंपनी को बेच दिया। यह साउथ कोरियन कंपनी इस होटल को उठाकर ले गई नॉर्थ कोरिया। साल था 1998 और उन जमानों में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। इसी वजह से इस होटल को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया गया जहां पर अच्छा खासा टूरिस्ट का नंबर गेन किया जा सकता था। 1998 से साल 2008 तक ये होटल वो वाहिद डेस्टिनेशन थी जहां पर फैमिलीज की रियूनियन होती थी। साउथ कोरिया
कोरिया और नॉर्थ कोरिया की उन फैमिलीज की जो कि 1950s में होने वाली जंगों के दौरान आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। साल 2008 में एक नॉर्थ कोरियन फौजी ने एक साउथ कोरियन टूरिस्ट को इस होटल के अंदर गोली मार दी। इस कत्ल के बाद इस होटल में मुकम्मल तौर पर वीरानी छा गई। साउथ कोरिया की हुकूमत ने इस होटल की तरफ की जाने वाली हर एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। उस दिन से ऑनवर्ड्स ये होटल मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। ये नॉर्थ कोरिया के अंदर बिना किसी मेंटेनेंस के खड़ा रहा। अब इस होटल की तरफ सिर्फ जाया करते थे नॉर्थ कोरिया के टूरिस्ट, और नॉर्थ कोरिया में कितना टूरिज्म है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। साल 2019 में इस साइट का दौरा किया नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग युन ने। किम को ना तो होटल पसंद आया, ना इसका डिजाइन पसंद आया, ऊपर से इस होटल में मेंटेनेंस नाम की कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं थी। तो इस होटल का दौरा करके किम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। किम ने फौरन से ऑर्डर पास कर दिया कि इस होटल को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया जाए, यानी कि गिरा दिया जाए। ये अलग बात है कि अभी तक नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के इस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये होटल आज भी नॉर्थ कोरिया की एक पोर्ट के ऊपर खड़ा है, वीरान और बेआबान। और इसी फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन